हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कनाडा के नए प्रधानमंत्री की, क्योंकि भाई अभी फिलहाल हाल ही में लिबरल पार्टी के प्रमुख के चुनावों में मार्क कार्नी ने बड़ा बहुमत प्राप्त कर लिया है और इन्हें जो बहुमत मिला है वो कुल मतों का लगभग 86% है। ऐसी स्थिति में पता चल रहा है कि एक अच्छा खासा आधार इनको मिल गया है मतों का। अब लिबरल पार्टी के प्रमुख बनने के साथ ही इन्हें कनाडा के प्रमुख की जिम्मेदारी यानी कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां भी मिल जाएंगी। अब ऐसी स्थिति में आने वाले समय में कनाडा की दशा और दिशा क्या होने वाली है, ये मार्क कार्नी की रणनीतियां ही निर्धारित करेंगी। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि हम लोग इनके बारे में चीज़ों को जानें और देखें कि अब भारत कनाडा संबंध किस तरफ जा सकते हैं, क्योंकि चीज़ें बीते दिनों काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। अब सुधरेंगी या नहीं तो वो डिपेंड अब इन्हीं पे ही करता है। तो मार्क कार्नी की कहानी आने वाली है फिलहाल हमारे आज की क्लास में। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ क्या कह रही है। हु इज़ मार्क कार्नी, कनाडा's न्यू प्राइम मिनिस्टर एंड लिबरल पार्टी लीडर। तो फिलहाल लीडर बन चुके हैं, प्रधानमंत्री भी यही बनेंगे, सभी चीज़ें अब यही संभालेंगे। तो शख्सियत अपने आप में खास है। और जस्टिन ट्रूडो का मामला बीते दिनों काफ़ी ज़्यादा दिन पे दिन गंभीर होता जा रहा था, हम सभी को पता है। और जस्टिन ट्रूडो का जो विवाद था वो विवाद मुख्य रूप से भारत के साथ संबंधों को लेकर के ही चल रहा था। हालांकि कहानी जो थी वो G20 सम्मेलन तक बहुत सही थी। भारत ने जिस प्रकार से G20 सम्मेलन का आयोजन किया, भारत की स्थितियां सब बहुत अच्छी रही। और जस्टिन ट्रूडो भारत में जिस दौरान रहे, लगा ही नहीं था कि संबंध अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। हालांकि उससे पहले की जो चीज़ें थी वो खालिस्तानियों को लेकर के ही चल रही थी, जैसे कि निज्जर की हत्या हो जाना। अब जस्टिन ट्रूडो जब G20 सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने बाद वापस पहुंचे अपने देश, तो उन्होंने फिर वहां पर पहुंचने के बाद में मामला गड़बड़ा दिया। इनका भाषण सामने आया, जिस भाषण के बाद ये चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा उलट गई, क्योंकि अपना भाषण देते हुए इन्होंने सारा का सारा ब्लेम जो था वो भारत पर डाल दिया और कहा कि भाई जो निज्जर की हत्या है उस निज्जर की हत्या में भारत जिम्मेदार है, भारत शामिल था और सारी साजिश जो थी भारत की ही रची हुई थी। अब हम लोगों ने तो इसके सभी की सभी बातों को, सारे दावों को खारिज तो कर दिया, लेकिन जस्टिन ट्रूडो चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। हम लोग ये देखते हैं कि बाद में जब पन्नू की हत्या का मामला सामने आता है, गुरवंत पंत सिंह पन्नू, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि वहाँ पर भी भारत को ही ब्लेम दिया जाता है कि भाई आप अब पन्नू को भी मारना चाहते हैं। मतलब ओवरऑल कहानी जो थी वो खालिस्तानी आंदोलन के आसपास घूम रही थी। कनाडा खालिस्तानियों को समर्थन दे रहा था, खालिस्तानी लोग पनप रहे हैं अच्छे से कनाडा में रहते रहते। और वहीं हम लोग दूसरी स्थिति यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि कनाडा के तहत आप लोग को समर्थन दिया जा रहा है, सरकार भी आपके सपोर्ट में, इवन सरकार इतना सपोर्ट में कि खालिस्तानियों को समर्थन देते देते ये लोग भारत के पूरी तरह से अगेंस्ट हो गए और संबंध किस प्रकार खराब हुए उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। तो मामला जो था वो मामला बहुत ही ज़्यादा खराब होता चला गया था। इस प्रकार की चीज़ें सामने आई थी। जस्टिन ट्रूडो ने अपने लिए हर एक वो काम किया जिसके तहत ये भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ सकते थे, चाहे ट्रेड एग्रीमेंट्स को रोक देना हो, डील्स को बीच में रोक देना हो, ठीक है, इसके अलावा भारत विरोधी बयान देना हो और 5 आइज अलायंस के माध्यम से भारत पे नज़र रखना हो, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना हो, मतलब सारे काम इसने किए थे उस समय। अब चीज़ें जो थी वो देखो, खालिस्तानी अच्छी खासी मात्रा में, अच्छी खासी संख्या में रहते तो हैं कनाडा के अंदर, वहीं हम देखते हैं कि भारतीयों का भी एक बड़ा जनाधार है वहाँ पे। अब ऐसी स्थिति में चीज़ें जो थी वो डिस्प्यूट में आ गई थी, विरोध बहुत ज़्यादा रहा। भारत की जो वहाँ पर हाई कमीशन है, उच्च आयोग वगैरह है, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन किए खालिस्तानियों ने, तो चीज़ें उस प्रकार से गड़बड़ रही, तिरंगा उतार दिया गया। बाद में चीज़ें जो थी वो शुरुआत में तो हल्के ली गई, माना गया कि ठीक है जस्टिन ट्रूडो है, संभाल लेगा व्यक्ति, लेकिन चीज़ें नेगेटिव होती चली गई, कुछ भी पॉजिटिव दिखा नहीं था, जिसकी वजह से बाद में देखा गया कि भाई जस्टिन ट्रूडो के अगेंस्ट ही पूरी की पूरी कहानी शुरू हो गई और अंत में जस्टिन ट्रूडो को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि चीज़ें जो थी वो अब तक ये क्लियर रखी गई थी कि भाई अक्टूबर 2025 में होंगे चुनाव, तब देखा जाएगा प्रधानमंत्री कौन होगा या नहीं, लेकिन उससे पहले ही चीज़ें उलट गई। जनवरी में जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफा ले लिया गया और मामला बदल दिया गया। तो ये बीते दिनों की कहानी थी। तो अब बीते दिनों की कहानियों को हम लोग देखते हैं कि चलो ठीक है, अब आगे क्या होगा उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि इतिहास तो हम लोग बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अब भविष्य को हम लोग किस प्रकार से सजोना साथ चाहते हैं, किस प्रकार से उसको हम लोग तैयार करना चाहते हैं, कहाँ देखते हैं भविष्य में हम लोग अपनी चीज़ों को, अब इस पर काम किया जाना ज़रूरी है। तो अब आगे की जो कहानी है वो आगे की कहानी देखते हैं हम लोग किस प्रकार जाती है, क्योंकि अब तक निज्जर हत्या का मामला और पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर के चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी हैं। तो अब सारा का सारा दारोमदार जो है वो मार्क कार्नी पर है। दूसरी चीज़, भारत ग्रजेस लेके नहीं चलने वाला देश है। अगर आप भारत का खुली बाहों से स्वागत करोगे तो बिल्कुल भारत भी बाहें खोल करके ही स्वागत करेगा और बिल्कुल गले से लगा लेगा। ये तो पुरानी आदत रही है, हम लोगों ने सबके साथ किया है ऐसा।
हालांकि मौका बार बार नहीं दिया जाता, ये बात भी इंसान को समझनी होगी। आपको मौके दिए जा रहे हैं तो मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पाकिस्तान को भी मौके दिए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ हम लोगों ने सौतेला व्यवहार किया, गलत व्यवहार किया, मौके नहीं। पाकिस्तान को हम लोगों ने बहुत मौके दिए, लेकिन जब चीज़ों को आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, हर बार आप अपनी मन मर्जी चलाएंगे और सोचेंगे कि दूसरे को प्रभावित करना है, तो देखो भाई फिर एक समय के बाद ना जो ऑप्शंस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, चांसेस खत्म हो जाते हैं और फिर चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही आपकी संकुचित होकर के रह जाती हैं। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि जस्टिन ट्रूडो की जो गलतियां थी उन गलतियों का प्रभाव मार्क कार्नी के कार्यकाल पर भी पड़े और भारत कनाडा संबंध खराब हो जाए। दूसरी स्थिति ये कि भाई हम लोगों को अब ये भी देखना कि कनाडा के अंदर अच्छे खासे भारतीय लोग हैं, तो अब उन लोगों का भी सोचना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि संबंध हम लोग अच्छे बना के रखें, क्योंकि संबंध अच्छे रहेंगे तो हम अपने लोगों के हितों की बात, उनके अधिकारों की बात, उनके लिए सुविधाएं वगैरह, उन सभी को हम लोग रख सकते हैं, प्रस्ताव रख सकते हैं, चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पर भी। क्लियर है कहानी। तो फिलहाल मार्क कार्नी कार्यकाल संभालेंगे तो कुछ बड़ी चुनौतियां मानी जा रही है कि इनके सामने आएगी। हालांकि इनका जो इतिहास रहा है वो बड़ा ही खास रहा है, ठीक है। अब देखो एक बड़े व्यक्ति है अपने आप में, कई बार क्या होता है कि जब हम लोग बात करते हैं किसी खास व्यक्ति की तो हम लोग कहानी शुरू करते हैं जन्म से, कि इनका जन्म इतनी तारीख को ऐसे परिवार में हुआ, पिता ये, माता ये। देखो ये सभी चीज़ें ना एक खास व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती जब वो इस प्रकार के स्तर पे पहुंच जाता है। बट हाँ, मैटर क्या करती हैं, तो यहाँ पर ये ज़रूर मैटर करता है कि आपने किस किस क्षेत्र में अब तक की भूमिका निभाई है, और आपकी जो पिछली भूमिकाएं हैं उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए आप देश को किस दिशा में लेकर के जाएंगे। जैसे कि मार्क कार्नी की कहानी कुछ इस प्रकार है कि पहली बात तो इनके पास 3 देशों की नागरिकता है। कनाडा की नागरिकता तो है ही है, ब्रिटेन और आयरलैंड की भी नागरिकता है। लेकिन अब भाई लिबरल पार्टी के लीडर चुन लिए गए हैं, प्रधानमंत्री बनना है इनको, तो देखो ऐसी स्थिति में मामला इस प्रकार का है कि अब इन्होंने एप्लीकेशन डाल दी है अपनी ब्रिटेन और आयरलैंड की नागरिकता को रद्द करने के लिए। स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहानी शुरू कर दिया। इनका जो ये प्रोफेशन वाला मामला है वो 2008 से बड़ा अच्छा चल रहा है। दरअसल 2008 में सबसे पहले इनको बैंक ऑफ कनाडा के अंदर गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया था, और जिस समय इन्हें गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया था वो 2008 का जो वर्ष था ना, वो वर्ष कनाडा के लिए बड़ा ही खराब वर्ष माना जाता है, क्योंकि कनाडा उस समय वित्तीय संकट का सामना कर रहा था। अब उस समय वैसे तो स्थिति वैश्विक वित्तीय संकट की थी, पर कनाडा भी बहुत ज़्यादा परेशान था। तो इस दौरान जिम्मेदारी अब गवर्नर साहब के ऊपर आई। इन्होंने इस दौरान ब्याज दर को मेंटेन किया, चीज़ों के लिए डिसीजन लिया, और कनाडा को वित्तीय संकट की स्थिति से उभारने में इनके बड़ा रोल रहा उस दौरान। तो चीज़ें बहुत अच्छी संभाली इन्होंने। सिर्फ इतना ही नहीं, इस दौरान इन्होंने आपातकालीन ऋण सुविधाओं को भी शुरू किया, जिसके माध्यम से देश को स्टेबिलिटी के मामले में काफ़ी मदद हुई, चीज़ें सुधरी। तो कनाडा के अंदर पहले अब गवर्नर की भूमिका निभा चुके हैं केंद्रीय बैंक में। सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, अगर हम लोग बात करें इनके बाद आगे की कहानी, तो इन्होंने 2011 में वित्तीय स्थिरता बोर्ड के अध्यक्ष की भूमिका निभाई। उस दौरान इन्होंने पद संभाला, और पद संभाला तो काफ़ी बड़े डिसीजन हुए। अब जैसे कि बात करते हैं वित्तीय स्थिरता बोर्ड की, तो एक्चुअल में जो वित्तीय स्थिरता बोर्ड है, ये बोर्ड G20 देशों के द्वारा स्थापित किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। दरअसल जब पूरी दुनिया में हमने देखा कि भाई वित्तीय संकट चल रहा था, उथल पुथल थी, तो वित्तीय संकट की स्थिति की समीक्षा करने के लिए और आने वाले समय में ऐसी स्थितियों से हम लोग परेशान ना हो तो उसके लिए क्या क्या कार्य किया जा सकता है, ऐसे सिफारिशों के लिए ही चुना गया था मार्क कार्नी को कि भाई आप इस बोर्ड में आइए, अध्यक्षता कीजिए और डिसीजन लीजिए अच्छे, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप कुछ अच्छा बता सकते हैं, आप टीम को अच्छा लीड करेंगे और आपके माध्यम से जो भी सुझाव आएंगे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी रही। तो 2011 के बाद इन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी वित्तीय स्थिरता बोर्ड के अंदर। वहीं हम लोग देखते हैं कि 2013 में फिर इनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, और वो मिलती है इंग्लैंड में। दरअसल इनको बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले पहले गैर ब्रिटिश व्यक्ति बनते हैं उस दौरान ये, ठीक है। ब्रेग्जिट के दौरान इन्होंने बहुत चेतावनियां दी थी कि भाई ब्रेग्जिट मत करो, बड़े नकारात्मक प्रभाव होंगे, चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, समझो, पर नहीं माना गया, और 2013 से 2020 तक फिर भी ये गवर्नर के पद पर रहते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर। ये कहानी तो थी इनके, मतलब ठीक है, प्रोफेशन में कहाँ कहाँ इन्होंने आर्थिक भूमिकाएं निभाई। वहीं हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के मामले में भी एक बड़े एडवोकेट रहे हैं। इन्होंने अलग अलग जगह पर पर्यावरण के लिए मतलब कार्य करने के समर्थन किया है। इन्होंने कहा है कि कैसे आप जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल कर सकते हैं, कार्बन उत्सर्जन को लेकर के इन्होंने बड़ी बातें रखी हैं, और कई प्रस्तावों को तैयार करने में इन्होंने लीडरशिप निभाई है। तो
पर्यावरण के मामले में बड़ी भूमिका रही, काफ़ी अच्छी कहानी रही इनकी। वहीं हम लोग देखते हैं कि डी डॉलराइजेशन के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें करी हैं। जिस समय ये इंग्लैंड के अंदर थे, गवर्नर के पद पे थे, तो समझिए उस समय इन्होंने डी डॉलराइजेशन को लेकर के कई बार मुद्दे रखे। उन्होंने कहा कि डी डॉलराइजेशन होना चाहिए, हमें विकल्प खोजने चाहिए और खुद को मजबूत करना चाहिए अमेरिका की करेंसी के विरुद्ध। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ डॉलर के आसपास ही घूमते रहे। और डी डॉलराइजेशन तो पूरी दुनिया में ही अपने आप में खास रहा, ठीक है। सब लोग मतलब आजकल हम लोग देख रहे हैं कि आजकल तो अब बहुत सारे जो देश हैं वो मिलजुल कर डी डॉलराइजेशन में काम कर रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप खुद इस मामले में परेशान रहे, और डोनाल्ड ट्रंप ने गद्दी संभालने के बाद भारत समेत जितने भी ब्रिक्स के कंट्रीज हैं सभी को बोल दिया कि बेटा अगर विकल्प तैयार करोगे ना करेंसी का तो 100% टैरिफ लगा देंगे सारी ब्रिक्स कंट्री के ऊपर। ये बात भी ध्यान रखना जरूरी है। तो ये बातें तक इन्होंने यहाँ पर कह दी। तो ये सब चीज़ें भी हम लोग देखते हैं। तो मामला जो है वो इनका काफ़ी ज़्यादा खास रहा है। लेकिन जो डी डॉलराइजेशन को लेकर के इनके विचार हैं, अगर ये इसी विचार को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि कनाडा और अमेरिका के बीच में फिर दोबारा से थोड़ा तनाव उत्पन्न हो जाए, क्योंकि अभी भी स्थितियां जो है वो बहुत अच्छी नहीं, चीज़ें खराब चल रही हैं। तो ये तो उनका इतिहास रहा। अब अपने इतिहास के अनुभवों को लेकर के इन्हें कनाडा का भविष्य सजोना है। अब कनाडा का भविष्य कैसा होगा वो अब इन्हीं की नीतियों पर डिपेंड करेगा, इन्हीं के ही एक्शंस पे डिपेंड करेगा, इन्हीं के ही डिसीजंस पे डिपेंड करेगा। और जब कभी भी कोई व्यक्ति आगे डिसीजन लेता है ना अपने भविष्य के लिए या अपनी आने वाली जीवन में या वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से, तो जब कभी भी कोई व्यक्ति डिसीजन लेता है तो वो अपने इतिहास के अनुभव के आधार पर लेता है कि पहले मेरे पास किन किन चीज़ों का क्या क्या अनुभव है और अब क्या गलतियाँ नहीं करनी और चीज़ों को बेस्ट कैसे बनाना है। ये जीवन की सच्चाई है। तो अब देखो कई चैलेंजेस हैं इनके सामने। चैलेंजेस कुछ ऐसे हैं जो देश के अंदर भी और चैलेंजेस कुछ ऐसे हैं जो देश के बाहर भी हैं। जैसे कि खालिस्तानियों के लिए एक प्रमुख क्षेत्र बन चुका है कनाडा। एक बड़ा चैलेंज है इन लोगों के लिए कि कैसे ये देश के अंदर स्टेबिलिटी लाएंगे। खालिस्तानियों को अब ये भी नहीं कि पूरी तरह से भगा देना, तो किसी दूसरे देश के विरोध में आंदोलन वहाँ ना पनपे। वहाँ भारतीय मूल के लोग भी रहते हैं तो उन लोगों का भी समर्थन करना है, उनके भी हितों को सोचना, तो चीज़ों को बैलेंस करना इनके लिए एक बड़ी चुनौती है अपने आप में। इंडिया कनाडा रिलेशंस खराब हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े स्तर तक, बहुत ज़्यादा ही स्थिति समझ लिए दुर्गम हो रखी है। तो अब भारत कनाडा संबंधों को सुधारना, इसके ऊपर काम करना, डिसीजन लेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना और आगे की रणनीतियाँ निर्धारित करना, ये इनके लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। हालांकि माना जा रहा है कि जिस प्रकार का इनका आर्थिक अनुभव रहा है, जिस प्रकार जलवायु परिवर्तन का समर्थन इन्होंने किया, ये माना जा रहा है कि भाई भारत को ये एक पॉजिटिव रूप में देखते हैं और इनकी अप्रोच जो है वो ये मानी जा रही है कि भारत के साथ समझौते किए जाएंगे और सिर्फ समझौते ही नहीं किए जाएंगे बल्कि भारत के साथ जुड़ करके ये अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, औद्योगिकीकरण के अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के, या हम देख रहे हैं कि और भी चीज़ें हैं मतलब मार्केट वगैरह के अंदर, ये इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले। तो भारत इनको दिख रहा है कि एक निवेश का बड़ा क्षेत्र है, बड़ा बाजार है, तो भारत के संबंधों को जोड़ेंगे बिल्कुल। इसके अलावा द्विपक्षीय संबंधों को सुधारना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मिलकर बैठना और चीज़ों को डिसाइड करना, ये सारी भूमिका मानी जा रही है कि मार्क कार्नी के काल में हो सकता है और चीज़ें सुधरेंगी ही सुधरेंगी, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिवली लेकर के चल रहे हैं इंडिया को लेकर के अप्रोच, ये समझ में आ रहा है। हालांकि कहानी यहाँ तक खत्म नहीं हो जाती है। अब जस्टिन ट्रूडो का जो काल रहा है पूरा का पूरा पिछला 10 साल का काल, तो अब इस दौरान क्या है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो का स्थानीय तौर पर विरोध इस वजह से हो रहा था क्योंकि स्थानीय लोग ये मानते हैं कि भाई जस्टिन ट्रूडो के काल में बेरोजगारी बहुत बड़ी है, मुद्रास्फीति का स्तर जो है वो काफ़ी ऊपर चढ़ चुका है और वहीं आवास संकट चल रहा है कनाडा के अंदर। तो अब ये समस्याएं भी इनको सुलझानी है, ठीक है। और वहीं अमेरिका से लगातार भाई चेतावनियां आ रही हैं कि टैरिफ लगाएंगे, इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, आप अपने यहाँ से हमारे यहाँ पर मादक पदार्थों की सप्लाई करवा दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के भी भाई अब कनाडा का मामला नेगेटिव चल रहा है, तो यहाँ पर भी कहानियाँ जो है वो गड़बड़ हो सकती हैं, ठीक है। तो अब इन चीज़ों पे भी डिसीजन लेना है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तो इतना भी कह चुके हैं कि भाई आपकी कहानियां ना हमें ठीक नहीं लग रही है और कनाडा को हम अपने 51वें राज्य के रूप में विलय कर लेंगे, इस बात के लिए तैयार रहिएगा। तो ये एक अलग चुनौती कि भैया चलो टैरिफ वैरिफ लगा रहे हैं, वो कहानी अलग है, बताओ विलय की बात कर ले रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का सीधा कहना है कि विलय कर लेंगे, मिला लेंगे, 51वां राज्य बना देंगे अमेरिका का, बाकी मर्जी है भाई फिर क्या करना चाहो क्या ना करना चाहो। तो मतलब देश के अंदर की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, आवास संकट, प्रोटेस्ट वगैरह, ये सारी चुनौतियां तो है ही हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो अब दूसरे देशों से चुनौतियां मिल रही हैं, जैसे भारत का भी कनाडा से विवाद ही है, चीज़ों को ठीक करना है। अमेरिका से लगातार परेशान हो रहे हैं, पड़ोसी देश है, तो ये भी विवाद ही है, इसको भी ठीक करना है। और अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल का जो दौर हम लोग देख रहे हैं, इस उथल पुथल के दौर में कनाडा को स्टेबिलिटी कैसे देना है, ये भी इनके ऊपर जिम्मेदारी है। तो भारत के साथ संबंधों को सुधारा जाएगा, इसके लिए संभावनाएं तो निकल करके आ रही हैं, बट अब बाकी चीज़ें जो है वो मार्क कार्नी के ऊपर है। तो प्रधानमंत्री से मिलने पर चीज़ों का क्या डिसाइड करते हैं, कैसे लेते हैं डिसीजन ये और कैसे चीज़ें कंप्लीट करते हैं, ये सब कुछ उसके बाद ही देखना होगा। बात क्लियर है। पर फिलहाल आप लोग मार्क कार्नी की कहानी तो समझ गए अच्छे से, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय
समय में क्या क्या होगा, कैसा कैसा होगा, सब कुछ देखा जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से। क्लियर है बात सारी। तो बस आज की क्लास में तो इतना ही, नए नए बने हैं फिलहाल, ये बनेंगे फिलहाल प्रधानमंत्री और चीज़ें काफ़ी बदलेंगी, तो आगे बाकी जो भी रहेगा उन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। इसके अलावा भारतीय लोगों के वहाँ पर मतलब प्रवास का मामला है, उनके अधिकारों का मामला, इन सभी पे भी डिसीजन लिया जाएगा अच्छे से। क्लियर है कहानी। तो सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा, बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है आप लोगों को, जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक भी कर दीजिएगा, और बाकी साथियों तक शेयर इसको जरूर करना है ताकि बाकी लोग भी जाने। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।